नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह सुबह जब एएनआई ने किरण रिज्जू का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से हमने सुना, तभी ये आशंका होने लगी थी कि अब दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार अब फिर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पुरानी बेशर्मी को फिर से जगाकर देश के घावों पर फिर से नमक और मिर्चा रगड़ने की तैयारी में है, क्योंकि संसद बंद हो चुकी है, मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। जब तक मॉनसून सत्र चल रहा था तो हमारे देश के कथित लौह पुरुष, क्या क्या उनको कहें, वो खुद को लौह पुरुष भी कहलवा लेते हैं, वो खुद को चाणक्य भी कहलवा लेते हैं। मतलब वो अपने भीतर वो चाणक्य से, विष्णुगुप्त से लेकर के और सरदार साहेब तक सबको समाहित करवा लेते हैं। किसके जरिए? यही जो गुल्लू टुल्लू सब गोदी मीडियम घूम रहे हैं ना, चरणचाट इनके जरिए। जब तक मॉनसून सत्र चला तब तक सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन पहले का वो इवेंट ड्रामा छोड़ दीजिए, जब तक मॉनसून सत्र चला सदन में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। विपक्ष डे 1 से और लास्ट डे तक 3 सवाल लेके खड़ा था। 3 सवालों में से आधा एक भी सवाल नहीं ये निपटारा कर पाए, जवाब नहीं दे पाए। संसद जैसे ही बंद हुई, सुप्रीम कोर्ट में शाह की पुलिस की बेशर्मी, हैरान रह जाएंगे। ऐसी बेशर्मी। तभी मैंने कहा जब सुबह सुबह अभी बात क्लियर हुई कि सुबह सुबह मोदी का मंत्री दिल्ली पुलिस की पीठ क्यों ठोक रहा था, ये समझने में और इसका सच सामने आने में 8-10 घंटे लगे। लेकिन बस 8-10 घंटे में सब साफ हो गया कि आखिर इसके पीछे खेल क्या था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जवाब, गजब है भाई। हेमंत भाई को ले आओ, फिर हम दिखाएं खबर पूरी। स्वागत है हेमंत भाई। जरा हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। दिल्ली पुलिस बोली सीजेपी का संसद मार्च गैर कानूनी था। यही सब आके सदन में काहे नहीं बता दिए आप? वहीं आते लोकसभा में बता देते गैर कानूनी था, ये था वो था। सुप्रीम कोर्ट में कहा हिस्ट्री सीटर शामिल हुए। बहुत, ये तो इसमें कोई दुई राय नहीं है। कितने सारे हिस्ट्री सीटर थे और कैमरे पर कैद हुए हैं। वो कह रहे थे कि मोदी गाली देने वाले को मारेंगे और मारते हुए गरियाते हुए हिस्ट्री सीटर कैद हुए हैं। 8-8 मुकदमे थे वो सत्यम पंडित हिस्ट्री सीटर पे, और वो वहां पर बच्चों को पीट रहा था। बिल्कुल सही है, बैरिकेड तोड़े, लेकिन हमने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। जरा खबर के भीतर चलते हैं। 6 पॉइंट में इन्होंने जवाब दिया है। हम पूरे 6 पॉइंट दिखाएंगे आपको। हमने कहा ना, हम 20 से काट छांट में नहीं यकीन रखते, नहीं तो हम भी आईटी सेल में भर्ती हो जाएंगे। पुलिस का हलफनामा 6 पॉइंट। पहला पॉइंट, प्रदर्शनकारियों के घायल होने में, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के, यहाँ बड़े गौर से देखिएगा। 20 जुलाई को जंतर मंतर के आसपास 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली इस भीड़ को संभालने के लिए लगभग 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। अब यहाँ रोक दीजिएगा, ये हम सवाल नोट करते चलिएगा हेमंत भाई, मैं इकट्ठे सवाल सब कर दे रहा हूँ। 240 से 200 करीब प्रदर्शनकारी घायल हुए। ये तो 200 ये बता रहे हैं, 500 के तो विजुअल घूम गए। 240 पुलिसकर्मी घायल हुए, आए हैं विजुअल्स उनके भी, लेकिन 5-10 के अलावा कोई विजुअल नहीं आया। 240 उनका भी आना चाहिए था। आगे देखिए, अब विजुअल्स, इसीलिए मैंने विजुअल की चर्चा की है, फोटो और विजुअल की। आगे भी फोटो विजुअल पर ही आ रहे हैं हम लोग। कील वाली लाठियों का जो आरोप था उस पर क्या कहा? याचिकाओं में चुनिंदा फोटो, जो जो मोदी करते हैं वही सब हलफनामे में लिख दिया है इन्होंने। याचिकाओं में चुनिंदा फोटो, अधूरे वीडियो, अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें पुलिस की कार्रवाई का पूरा संदर्भ नहीं दिखता। वीडियो में ऐसी लाठी की सिर्फ एक घटना दिखती है, वह लाठी एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी।
देखिए, लाठी खाने वालों और दीप के, सौरभ, राका, देख लो किससे बात करने गए थे आप लोग, किससे बात करने गए थे। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप लोग उत्साही हो, जोश है, समझदार हो, लेकिन हमारा कुछ अनुभव भी है। इनके साथ हमारा अनुभव ज्यादा मुझे लगता है। हमारा तो बहुत ही गुजरात से देख रहे हैं, और हकीकत कहें, लोग कहेंगे कि देखो अहंकार बोल रहा है। आंख बंद करके नींद में इनके बारे में जो बोल देंगे ना, वो भी आप मान लो कि सच के करीब होगा। इन सबके रग रग से वाकिफ हूँ। ये बहुत ही मतलब धूर्तता और मक्कारी इनको देखती है तो अंदर से किवाड़ बंद कर लेती है और 3 सिटकिनी लगाती है, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। ये धूर्तता और मक्कारी का इनसे डर डर बता रहा हूं। 3 नंबर देखिए, पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के हमले पर। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से मारपीट की और उनका सुरक्षा सामान खींचा। इसके बाद हिंसा रोकने के लिए कानूनी तरीके अपनाए गए। बल प्रयोग जरूरी हो गया था। भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठियां मान्य उपकरण है। सब कुछ प्रदर्शनकारियों ने किया। ये बेचारे एकदम ऐसे बैठ गए थे, गौतम बुद्ध जैसे, गांधी जैसे, एकदम कहे अहिंसा परमो धर्म, कुछ हम नहीं करेंगे। और उस पूरे देश ने देखा फुटेज में, इतना अहिंसक थे सब। 4 नंबर पॉइंट पे आइए, पुलिस वालों के सिविल ड्रेस में होने पर, जिसपे बहुत बवाल हुआ था, यही सिविल ड्रेस वाले लाठी ऐसे मार रहे थे जैसे दुनिया रुई नहीं पीटता वैसे ये इंसान पीट रहे थे सब। आपने देखा होगा कभी, दुनिया जब पहले रजाई गद्दा भरा जाता था तो रुई पीटते थे, वो कभी देखा नहीं होगा शायद आजकल के जनजीव। वैसे ये आदमी पीट रहे थे बच्चे भाई। अब क्या लिखा है इस पे, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के जवान सादे कपड़ों में भीड़ के बीच मौजूद थे। यह सामान्य सुरक्षा रणनीति है। ठीक है, खाली मौजूद थे, कुछ किए नहीं है। आगे देख लीजिए, 5वें पर आइए, 5वें पर आइए। जंतर मंतर में हिस्ट्री सीटर आने पर प्रदर्शन में असामाजिक तत्व और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी शामिल थे। करीब 2873 प्रदर्शनकारियों पर हत्या की कोशिश, डकैती, इज्जत लूटने और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हैं। इन मामलों की जांच एसआईटी करेगी। फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल पर, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से हर व्यक्ति की प्रोफाइल दर्ज नहीं होती। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की निगरानी नहीं की जाती। इसका इस्तेमाल गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वालों की पहचान के लिए होता है। सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर कार्रवाई नहीं होती, फील्ड वेरिफिकेशन भी किया जाता है। छोटे मोटे मामलों, ट्रैफिक चालान वालों की पहचान नहीं की जाती। ये हो गया फेशियल रिकॉग्निशन, हो गया खत्म ना। शादी वर्दी वाले थे, इतना ही नहीं, आगे जो है उसमें और डिटेल है। ये जो शादी वर्दी वाले हैं, इनकी कहानी तो बड़ा डिटेल में बताई है। इनका कहना है कि ये तो वहां पर भीड़ में इसलिए भी थे कि आम लोगों की सुरक्षा और उनकी देखभाल हो पाए, हिफाजत हो पाए, अगर कोई फंस जाए तो उसकी मदद हो पाए, ये तक बताया। स्पॉटर्स कहा कि ये, इनको स्पॉटर्स बोलते हैं, ये सादे कपड़ों में। लिखा है कि जरूरतमंद लोगों की तुरंत मदद कर सके, इसलिए इनको वहां तैनात किया था। तत्काल लाठी लेके, जैसे ही जरूरतमंद दिखे तुरंत लाठी लेके मदद करने लगो उनकी। कितना बढ़िया मदद का तरीका है ना, ये मोदी जी के विज्ञान का हिस्सा है। जैसे ही जरूरतमंद, देखो कितने जरूरतमंद थे, पकड़ पकड़ के, एक पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, दे लाठी दे लाठी, जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। रे मक्कारो, हाई लेवल कमेटी करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई प्रमुख समेत अन्य सदस्य होंगे। बहुत बढ़िया, पूर्व डीजीपी, पूर्व सीबीआई प्रमुख सब रख लो। पूर्व कोर्ट बुधवार को कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगा। इसके पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों से सदस्यों के नाम पर सुझाव लिए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के वीडियो की जांच। पुलिस कार्रवाई, कथित ज्यादा बल प्रयोग और अन्य शिकायतों की पड़ताल। महिला प्रदर्शनकारी, कथित दुर्व्यवहार से जुड़ी शिकायतों की जांच। घटनाक्रम, उपलब्ध फुटेज और शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल। अब हटा दो, हटा दो।
इसके बाद हम सुबह पीठ ठोकने वाला भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले हेमंत भाई के पास चलें। पहली बात तो हेमंत भाई, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सिवाय ड्रामे के अलावा कि ये कहते हैं ना कि चलो कुछ चलता रहना चाहिए, भाई खाली नहीं बैठते ना मोदी जी, कुछ चलते रहना चाहिए। उस ड्रामे के अलावा मैं तो इसको कुछ नहीं मानता निजी तौर पर। नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 12 साल में मोदी के किसी कारिंदे कि कॉलर तक पकड़ने की न्यायपालिका की नहीं हिम्मत हुई है। मसीह जैसा जीता जाता उदाहरण आपके पास है। जिस अदालत में मसीह का बाल बांका नहीं हुआ, वहां पे अनुराग कुमार और या किसी कुछ होगा। बेमतलब का तो ड्रामा चल रहा है। दूसरी बात, इसके अलावा चलो ठीक है, चलने तो देश में कुछ चलता रहना चाहिए। सादे कपड़े मौजूद थे, मदद करने के लिए मौजूद थे, ये फेशियल रिकॉग्निशन इसलिए था, पुलिस वालों को मारा, ये गैर कानूनी था, बिना परमिशन के था, अवैध था, सब है। वो प्राइवेट पार्ट में लाठी ऊ क्या था, सन्नाटा है, सन्नाटा छाया है। पायलट गन क्या था, सन्नाटा छाया है। मैं पॉइंट्स पे ही कह रहा हूँ, सन्नाटा छाया। कहीं कोई जवाब नहीं है पायलट गन पर, कहीं कोई नहीं है महिलाओं के साथ ऐसी छेड़खानी करने पर, उनके साथ अभद्रता। पॉक्सो पॉक्सो लग जाना चाहिए, उम्र बच्चियों को पता करके पॉक्सो लगना चाहिए इन पर। होगा कुछ इस ड्रामे की स्क्रिप्ट में, कहीं वो पॉइंट आएगा क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस, ज्यादा की तो मैं बात नहीं करता। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, आज से 12 14 15 साल पहले दुनिया की टॉप मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस फोर्सेस में से एक थी। टॉप मोस्ट प्रोफेशनल, जैसे वो इन्वेस्टिगेट करती थी, जैसे वो पलक झपकते ही क्रिमिनल्स को पकड़ के लाते थे, वो 12 साल में कहां से कहां पहुंच गई, ये उसका एक शर्मनाक उदाहरण है। शर्मनाक उदाहरण है। और इस जवाब से जो आपने 6 पॉइंट पढ़े, इसके बाद आपको एक चीज दिमाग में क्लियर और हो जानी चाहिए कि शुक्र है कि मोदी या शाह ने संसद में इस पर जवाब नहीं दिया, वरना पार्लियामेंट में क्या होता आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं कि जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम होता है आशीष भाई, उससे केवल जो घातक अपराधी होते हैं, खतरनाक अपराधी होते हैं, केवल उनकी पहचान की जाती है। और अपनी ही रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि 2873 लोग ऐसे थे वहां। आपके पास स्पॉटर्स भी थे, आपके पास सिविल वर्दी में भी थे, आपके पास फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी था, एफआरएस भी लगा। वो वहां पर पुलिस ने पकड़े क्यों नहीं? वहां तो बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस थी, बहुत बड़े पैमाने पर। 49 दिन प्रदर्शन चला, 49 डेज। भीड़ किस दिन आई? जिस दिन ये सब हुआ, दैट वाज 20 जुलाई। तो ये 2873 जो आपने अपराधी बताए, ये उसी दिन तो नहीं आए होंगे, ये पहले भी आ जा रहे होंगे। ठीक। और दिल्ली पुलिस के लिए किसी दुर्दांत अपराधी को जो हत्या की कोशिश, डकैती, व्यभिचार या पॉक्सो में मामलों में जो आदमी वांछित हो, उसको फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से पहचान करके गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था आपको? एक, किसने रोका? उस दिन जब स्पॉटर्स भी थे, सारे सिविल वर्दी वाले भी थे, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? बहुत शानदार मौका था। तो इतने अपराधी अगर एक साथ मिल जाए तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। वहां तो 5000 पुलिस कर्मचारी थे भाई, और ये 2873 थे। इन्होंने ही बताया, मैंने और आपने तो बताया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं, झूठ भी नहीं कह सकते। तो ये आशीष भाई, अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि पूरे का पूरा तंत्र एक हो गया है। अंग्रेजों के समय में जो पुलिस शासन का सबसे प्रमुख वेपन थी, आज भी दुर्भाग्य से आप उसको मान सकते हो कि मोदी सरकार की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पोमेरियन है या पुलिस। बच्चों ने हिंसा की, आप दिखाओ वीडियोस जरा, वहां पे दिखाओ ना एक, सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए वीडियोस। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि आइसोलेटेड वीडियोस थे सादी वर्दी वाले लोगों के। आप जरा उनके फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देंगे क्या? हजारों फोटोग्राफ्स हैं पब्लिक डोमेन में, हजारों। अगर दिल्ली पुलिस चाहे या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी चाहे, 5 मिनट का काम है, लेकिन क्या कोई चाहेगा? दिल्ली दंगों की क्या रिपोर्ट है आपके पास आज तक? क्या हुआ? सोच के देखिए, जिस देश की राजधानी में अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा हो और वहां उस समय दंगे हो रहे हो, और दिल्ली पुलिस जैसी प्रोफेशनल फोर्स के तहत, इसको क्या कहेंगे आप? 20 तारीख को संसद घेराव का कार्यक्रम, संसद प्रदर्शन, संसद मार्च, जो भी आप कहेंगे, और उससे पहली रात को एकाएक दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदल दिया जाता है एट द ड्रॉप ऑफ द हेड। व्हाट यू से? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। पूरी रिपोर्ट के अंदर जो भी सबमिट की है, डीसीपी ने, सुप्रीम कोर्ट का मामला है और डीसीपी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। व्हाई नॉट कमिश्नर पुलिस दिल्ली? व्हाई नॉट?
दिल्ली पुलिस का जो डीसीपी होगा वो तो इस एरिया का होगा सचिन शर्मा, और वो तो इसमें एक पार्टी भी होगा कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ही वॉज द मेन सुपरवाइजरी ऑफिसर देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने क्यों नहीं की फाइल? पैलेट गन का जिक्र कहाँ है? पैलेट गन? बच्चों ने नाम भी इसका लिया था, हाँ, जिन अफसरों का नाम लिया था उसमें ये हाँ, है। हाँ। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि जो कैप्चर्ड सिस्टम होता है वो कैसे आई वाश करता है। संसद का पूरा सत्र धुल गया भाई साहब। 20 तारीख की घटना थी, 20 को आप चलो माइनस भी कर दो, हालांकि 20 को ही सुओ मोटो स्टेटमेंट आना चाहिए था। 20 तारीख से लेकर 13 तक हाउस चला। 13 तक एक शब्द सरकार ने बोला हो, गृह मंत्री ने बोला हो, किसी मंत्री ने बोला हो? कब बोला? जब राहुल गांधी ने पैलेट गन फायरिंग की बात कही तो ये कूद के आए पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कि कोई फायरिंग नहीं हुई। पैलेट फायर नहीं होता क्या? पैलेट ऐसे फेंकते हैं? वो जो 10 बच्चे घायल हैं, जिसकी बाकायदा तहरीर है, जिसकी बाकायदा कोर्ट जो अपने मैंने आपने कागज दिखाए थे इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, कि जिसमें हॉस्पिटल ने वो डायग्नोज में लिखा हुआ था कि पैलेट लगे इन बच्चों को। एक की तो आंख चली गई लोचब की, जिसको राहुल गांधी ने दिखाया था। तो आशीष चित्रांशी और हेमंत त्रि लेके गए थे या वो प्रदर्शनकारियों के पास पैलेट्स थे? किसने गन फायर की? कौन सा तरीका था वो? फायरिंग का मतलब पैलेट फायर भी होता है और वेपन फायर भी होता है, गोली चलाना भी होता है। इन्होंने आउटराइट इतना कह दिया था कि वो नहीं होगा। और सही, ये जो पूरा आप दिखा रहे हो ना, ये कंप्लीट कवरअप है आशीष भाई। और दुख की बात ये है कि इसमें जो प्रोएक्टिव हियरिंग होनी चाहिए ना, जो खाल उतार देने वाली हियरिंग होनी चाहिए, वो क्या थी कि 20 तारीख को जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा था, अगर आपको याद हो तो। क्या 2 घंटे के नोटिस में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट को नहीं बुलाना चाहिए था? या दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं बुलाना चाहिए था? सोचिए आप एक बार। अकाउंटेबल गवर्नेंस सिस्टम किसको कहते हो आप? कि कहीं कोई घटना हुई, आज का जमाना तो वो है नहीं कि आपको अमृतसर से रिपोर्ट मंगानी थी या हिसार से रिपोर्ट मंगानी थी या भोपाल से मंगवानी थी या लखनऊ से मंगवानी थी। ये तो वहीं पे हो रहा था, सब कुछ लाइव हो रहा था, कैमरों पे था। तो इसमें कोई सुओ मोटो दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने लिया कुछ? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? कि जब सिस्टम कैप्चर हो जाए, सिस्टम जब कंप्रोमाइज हो जाए, तो ये ताकत आती है कि हाउस पूरे का पूरा एक शब्द बोले बिना निकल जाए और सरकार जवाब ना दे। अभी तक गृह मंत्री ने अब तक बोला है कि अब तो हाउस भी खत्म हो गया 13 तारीख को, अभी तक बोला है क्या? और रिजिजू का क्या मतलब है? रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उसका इंटरव्यू करवा रहे हैं। ये जो आपने पढ़ा, ये सारा कवरअप है। और उसको वैधानिक रूप देने के लिए आपकी जो प्रिय न्यूज एजेंसी है, उसके जरिए वो इंटरव्यू प्लांट किया कराया गया ताकि उसका प्रिल्यूड बन जाए। भूमिका होती है ना, वो भूमिका थी, ये उसका ट्रेलर है। और पिक्चर सारे देश ने देखी थी 20 तारीख को। किस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो लोग सिविल वर्दी वाले थे। आप आईडी कार्ड जारी करो उनके, हजारों फोटोग्राफ है, हजारों। तो बताओ आप कौन सी पुलिस वाले थे? वो स्पेशल फोर्स थी, स्पेशल सेल थी, कौन सी थी? जरा दिखा दो एक बार। विशुद्ध क्रिमिनल थे वो। आपने किसान आंदोलन में याद होगा ना, राई के पास जो हुआ था, किसान बेचारे सो रहे थे, सुबह सुबह हमला हो गया था। आपने जेएनयू में देखा होगा ना, जिस तरीके से बच्चों पे हमला हुआ था। वो भी सिविल सोसाइटी में, वो उस वाले होंगे, स्पेशल सेल वाले होंगे। इसको कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन। विशुद्ध तौर पर सरकार के सुर है ये एक प्रोफेशनल फोर्स का स्टेटमेंट नहीं है, ना ये उनकी एफिडेविट है। माफ कीजिएगा, ये सारे देश ने देखा है, इसमें मेरे और आपकी गवाही की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तस्वीरें बोलती हैं और हजारों लाखों तस्वीरें उस दिन की पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, अगर इस देश में कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने वाला हो। वरना ये नोटंकी बंद कीजिए, ये आईवाश बंद कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। भैया इतने ज्ञान जो हलफनामे में लिखा है, मैं उससे भी अलग कर रहा हूँ। जो हेमंत भाई ने तो सब एक एक पॉइंट कहा, मैंने 6 पॉइंट पढ़ा था। जितने पॉइंट लिखे हैं, इतने पॉइंट, यही 6 पॉइंट सचिन शर्मा से मांग करके अमित शाह चले आए होते, हाँ, पढ़ दिए होते। वही तो मैंने कहा, क्या संसद में दिक्कत है? कह पढ़ देते। देते। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है हेमंत भाई? जो आप अदालत में बता रहे हो वो सदन में नहीं बता सकते? वाह भाई वाह। अदालत में जो आप बता रहे हो, ये दिल्ली पुलिस का हलफनामा मतलब क्या है? होम मिनिस्ट्री का है ना? यही आप पढ़ दिए होते सदन में। बहुत तरह से क्लियर समझे इस बात को। ये कितना कितना झोल है इसमें।
आज रिजिजू ने जो बताया कि दिल्ली पुलिस की तो पूरे देश को तारीफ करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। अमित शाह यही काम सदन में आकर के बोले होते कि आप सभी आज हमारे साथ चलिए, धन्यवाद दीजिए दिल्ली पुलिस को, यही बोल देते, क्या दिक्कत थी? एएनआई पे धन्यवाद मांग रहे हो संसद में, तुम्हारे मुंह से जुबान नहीं फूट रही थी, एएनआई पे धन्यवाद मांग रहे हो। क्या नबिका देगी धन्यवाद है? एएनआई पे धन्यवाद मांग रहे हो, जरा दिखा, सुना दीजिए, सुनाइए। ये सुबह सुबह इन सब ने आज जख्म पर सुबह सुबह नमक मिर्चा पीसा था और रगड़ा, पूरे दिन रगड़ेंगे आज ये, और हम आप तक ला रहे हैं, आप देखिए, इसका इलाज ढूंढिए, चलाइए। अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह की एक यंग लीडरशिप इमर्ज करी है इस तरह से जो आंदोलन से। देखिए, एक तो स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन ये आम आदमी और ये लोग पूरा हाईजैक करने का कोशिश किए तो ठीक नहीं है ना। ये जो अभिजीत दिपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से, बौद्ध है, अपने लड़के हैं, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है। वो स्टूडेंट कैसे हो गया? स्टूडेंट के जेन्युइन कंसर्न जो भी होते हैं वो स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब हार जाते हैं तो किसी के आड़ में बच्चों के नाम से अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। गोली तो वो कह रहे हैं चली है, कहाँ चली है गोली? AK-47 तो आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूँ ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं हटा दो यार, ये क्या है एक- आशीष भाई? ये जर्नलिस्ट है, एक, ये जर्नलिस्ट है, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं नहीं, ये सब जर्नलिस्ट तो है ही नहीं, जर्नलिस्ट है ही नहीं। जर्नलिस्ट होते तो वहां पे बैठा नहीं होता, बीच में भाग गया होता ये छोड़ के। आ जाए ना, एक बार एक इंटरव्यू हमारे साथ कर ले। सवाल पूछना था पैलेट गन फायरिंग का, ये कह रहा है AK-47 चली। ये तो सरकार को वो दे रहा है, साफ साफ सेफ पैसेज दे रहा है। किसने कहा AK-47 चली दिल्ली के ये अंदर? बिहार का यहाँ जोड़ रहा है भाई, ये सब तो यही तो है, बिहार में AK-47 यहाँ जोड़ रहा है। छोड़ो, ये कह रहा था सीरियस इंजरी नहीं हुई। अगर वहीं पे खाली पूछ लेता कि आंख किसी की फूट गई, वो सीरियस इंजरी नहीं है, तो किसे सीरियस इंजरी मानोगे तुम? किसे मानोगे? अरे भैया, अंधा बना दिए तुम, किसी को कह रहे हो कि सीरियस इंजरी नहीं, किसे मानोगे सीरियस इंजरी? ताउम्र वो युवा, उसकी आंख चली गई। और कांग्रेस के टाइम में ऐसा कौन सा आंदोलन जिसमें हजारों लोग मारे गए, बताया? अरे भाई छोड़ो, मैं कह रहा हूं अगर तत्काल पूछना, तत्काल अगर होते, हम कह तो नहीं इसलिए बुला रहे हैं कि हम पूछ लेते कि भाई तुम्हारे आंदोलन से सही आंदोलन हुआ है रांची में, है न पैलेट गन चली है, न तुम्हारे जैसे अत्याचार हुए हैं, न कील वाली लाठियां चली हैं, न घायल बच्चे वहां घूम रहे हैं, न घायल बच्चे घूम रहे हैं। एक घायल बच्चे की फोटो नहीं खोज के ला पाओगे। 2 मिनट की लाठी चली, उसमें भी घायल बच्चा नहीं खोज ला पाओगे। नहीं तो फोटो ये सब पूरे देश में वायरल हो रही होती। आपने देखा क्या हेमंत भाई कि घायल बच्चे झारखंड में सर फूटा, रक्त रंजित लहू से, डूबे हुए लहू में कई बच्चा देखा क्या आपने? नहीं देखा ना। और उन बच्चों की डिमांड 100%, उन्होंने तो जो डिमांड की कि वो डिमांड आज मैंने सुना बच्चों को, जो
भूख हड़ताल पे थे, राहुल क्रांति और महतो। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी डिमांड ऐसी थी जिसको मानना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम उस परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे थे जिसकी नियुक्तियां हो चुकी हैं और लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं उस बाइट को भेज दूंगा, मैंने कार्यक्रम किया, उस पर सोलो लोग सुन सकते हैं। उसने कहा नियुक्तियां हो चुकी हैं, और इतना ही नहीं, उसमें बहुत सारी नियुक्तियां जो जायज होंगी, जो काबिल लोग हैं उनकी भी हुई होंगी बेईमानों के साथ, लेकिन उसको रद्द करना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल था। ये तक मान लिया हेमंत सोरेन की सरकार ने। आप सोचो, एक तरफ वो है और तुम करो कांग्रेस, वहां किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की सरकार है झारखंड में। अरे भाई, अब वही है, घर में ही खेल लेना है, वहीं पे इंटरव्यू दे के आओ ना, इंटरव्यू दो। बताओ कितनी ये सुबह जब मैंने क्यों जोड़ा हेमंत भाई, क्योंकि मैं इसको सुना था और जब ये हलफनामा आपने भेजा तो ये दोनों कनेक्ट हो गया। यही हलफनामा तो पढ़ रहा है कि इतने अपराधी आए, फेशियल रिकॉग्निशन था, इतने अपराधी आए, इतना नाजायज तरीके से नहीं, पुलिस ने उसका अपना मतलब बचाव किया। आशीष भाई, मेरा दूसरा सवाल आपसे, इसका मतलब क्या है इस बात से यार? इज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, हाँ। गृह मंत्री आए, गृह मंत्री ना आए तो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम आ जाए, इसका क्या मतलब है? Who is he? 12 साल से यही तो चल रहा है हेमंत भाई। इससे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में पूछ लोगे तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। होम का ये बताएगा, हेल्थ का गिरिराज सिंह बताएगा, एग्रीकल्चर का निर्मला सीतारमण बताएगी, वित्त मंत्रालय अनुराग ठाकुर बताएगा। नहीं, अनुराग ठाकुर तो खैर अभी छुट्टी पे है। मतलब किसका, सब अपना मंत्रालय छोड़ के दूसरे पूछ लो, क्योंकि अपने का कुछ पता ही नहीं है ना इन लोग को। इसकी वजह है अपने का कुछ नहीं पता है, और दूसरे का मंत्रालय इसलिए बता पाते हैं क्योंकि दूसरे के मंत्रालय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बताना है। अपना मंत्रालय बताओगे तो कभी भी ऑथेंटिकेट करना पड़ सकता है कि यार इस विभाग का मंत्री बोला था, ये मंत्री है। दूसरे को बोल दोगे तो कह दोगे कि कल को हमने पढ़ा था, मीडिया में बोल दिया था। ये सब बहुत, इनको आप मूर्ख मत मानो, ये तो वो सातिर हैं कि मैं क्या कहूं, इतने गजब सातिर हैं, इसीलिए दूसरे मंत्रालय बोलते हैं सब। अपना इनसे पूछ लो, नहीं बोलेंगे, कहेंगे अभी आंकड़े चेक करना है। वो बताओ, उसका कपड़ा मंत्रालय गिरिराज का, वो दुनिया ज्ञान दे देता है, उससे कुछ भी पूछ लो, उससे पूछ लो कपड़ा मंत्रालय उसका तो ठन गोपाल है, ठन गोपाल। उसका अपना मंत्रालय पता है, उसके अपने मंत्रालय का नाम अगर हो सकता है पूरा पूछ लो, पता नहीं बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, पूरा अपने मंत्रालय का नाम बता। ये ऐसे ही तो 12 साल से यही सर्कस तो चल रहा है। ये सुनने के बाद आप बताइए, आप 100% बताऊं, कोई भी व्यक्ति हो संवेदनशील, वो भीतर से असहज हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली, कि यार ये क्या बोल रहा है, यार ये इंसान है कि क्या है? इंसान तो बोल ही नहीं सकता। कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करिए, आप लोग को क्या कह रहा है सुनिए, मौत नहीं हुई ना, दिल्ली पुलिस की तारीफ करिए। उसके बताने का मतलब क्या है? मौत नहीं हुई, शुक्र मनाओ। इतने दिल्ली पुलिस की तारीफ नहीं कर रहे हो। नरेंद्र मोदी की पुलिस है ये, अमित शाह की, और मौत नहीं हुई तब भी तुम लोग को हजम नहीं हो रहा है। उसके कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली। बोलिए अब आप फाइनली हमने सुनवा दिया, अब ये सुनते नहीं ना तो अधूरा रहता, आपका पूरा एनालिसिस अधूरा रहता। अब इसलिए मैं कर रहा हूँ फाइनल रिमार्क्स। नहीं अजीत भाई, देखिए ये जो सारी स्थिति है ना, जैन जी इस पूरी चीज को देख रही है और समझ रही है। पॉलिटिकल पार्ट को आप एक साइड में रख दीजिए। जो कुछ देश की जैन जी कोई अकेली दिल्ली की तो थी नहीं, वहां पे जो यूथ था वो तो पूरे देश का था, अलग अलग राज्यों का था, सबने देखा है। उन सब ने इस जो अभी तक जो हुआ था ना, वो तो एक पार्ट था। अब ये जो इनकी डिफेंस आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मेरी बात आप लिख के रख लीजिए आशीष भाई, इससे केवल सरकार नहीं, सरकार तो एक्सपोज उस दिन होगी थी, कोई खास बात नहीं। इससे दिल्ली पुलिस, इससे हमारी पूरी न्यायपालिका, उसका कामकाज और जिस तरीके से जस्टिस डिलीवर सिस्टम इस देश में काम करता है, वो सारा एक्सपोज होता जा रहा है कंप्लीटली। मोदी सरकार का तो सब जानते हैं, एक आंदोलन के प्रति उसका रवैया क्या होता है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, दिल्ली पुलिस का जो भूमिका है, इस पे किसी भी महत्वपूर्ण सवाल पर जो इन्होंने आए बाय किया है, वो सारे देश ने देखा है। और डरिए उस दिन से जिस दिन इकबाल खत्म हो जाए। ये सारी की सारी जो इंजरीज है ना, मोदी सरकार तो देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि के रास्ते पे अपने आप को ज्यादा चटक समझते हैं, वो एक्चुअल में वो हर दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं।
ये सारे के सारे सेल्फ गोल है। आपको क्या लगता है दिल्ली में जिन बच्चों को लठ लगे थे, जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक बैटन लगे थे, जिन बच्चियों के साथ ज्यादती हुई थी वहां पे, वो इनको बख्श देंगे? अब वो सारी उम्र इनके बारे में क्या सोचेंगे? और इसलिए मैं कहता हूं बद अच्छा और बदनाम बुरा। इस सरकार के चक्कर में ये संस्थाएं जो हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे न्यायपालिका हो, वो अपनी बदनामी क्यों मोल ले रही है, वो अपना इकबाल क्यों खो रही है, ये मेरी समझ से बात है। लेकिन ये जो कुछ दिल्ली में हुआ था, उसको जो कवर अप करने की आज एक ये कोशिश की गई है, ये इसको मैं क्या कहूं, इसके लिए मेरे पास शब्द तो है नहीं, लेकिन 100 बार इनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि ये बच्चे भी तुम्हारे थे, सब कुछ था। और ये जो दिमागी नक्सली शब्द आया है ना, ये इस सारे का प्रिल्यूड है, ये याद रखिएगा। समझने वाले 15 अगस्त को ही समझ गए थे जब लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली कहा गया था। ठीक, उनके लिए रीलें भी बना दी, सब कुछ बना दिया, फ्रांस भी बोल दिया, और जब वो काबू नहीं आए तो फिर दिमागी नक्सली हो गए। इनका हिसाब किसी और के बस का नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता के रहते, इनका हिसाब ये जेनजी और जेन अल्फा ही करेगी, बाकी तो व्हाट्सएप ग्रुपों में लगे रहेंगे सुबह से शाम तक झूठ फैलाने में और झूठ सुनने में। आज का दिन मैं मानता हूं बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये विशुद्ध तौर पर गुमराह करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर आ रहे हैं तत्कालीन। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।